एक छोटे से गांव के बीचों बीच एक पुराना सा कच्चा घर था। इसी घर में एक बूढ़ी अम्मा रहती थीं। उन्होंने सारी उम्र खटकर अपने दोनों बेटों को बड़ा किया और कुछ सालों बाद दोनों बेटे की शादी हो गई। बड़ा बेटा रामू सीधा साधा और मेहनती था, लेकिन छोटा बेटा चालाक और लालची था। कुछ ही महीना बाद रामू के पत्नी 2 बेटियों को जन्म देती हैं, बड़ी बेटी राधा और छोटी बेटी कुसुम। माधव, बेटा, मैं रामू और रामू की पत्नी कल शहर जा रहे हैं। कुछ काम से तुम रामू के दोनों बेटियों को एक दिन के लिए अपने घर रख लेना। ठीक है माँ, रख लेंगे, पर शहर से जल्दी घर आना। अगली सुबह बूढ़ी अम्मा, रामू और रामू की पत्नी तीनों शहर के लिए निकल पड़े, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में कार दुर्घटना में राधा और कुसुम के माता पिता और दादी अम्मा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। अब दोनों बहन अनाथ हो गईं और अपने चाचा राघव के घर रहने लगीं। लेकिन राघव की पत्नी सुनीता घर का सारा काम राधा कुसुम से करवाती थी। एक रात दोनों बहन रसोई में खाना बना रही थीं। राधा रोटी बेल रही थी और कुसुम बार बार आंखें मल रही थी। दीदी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। सिर दर्द कर रहा है, आंखों में जलन हो रही है। मैं थोड़ी देर आराम कर लूं? अरे मेरी प्यारी बहन, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो जाकर आराम कर लो। मैं अकेली अब संभाल लूंगी, तो चिंता मत कर। तभी वहां राघव की पत्नी सुनीता आ जाती हैं। कुसुम, ये रोज रोज तबीयत खराब होने का बहाना क्या है? एक तो तेरे माँ बाप मेरे ऊपर तुम दोनों बहनों की बोझ लाद कर चले गए, और ऊपर से तुम दोनों ने घर का काम छोड़ने के लिए रोज रोज यही नाटक लगाए रहती हैं। चाची, आप मुझे गलत मत समझिए। मैं सच में बीमार हूँ। मेरा सर दर्द कर रहा है। धुएं में रहना मुश्किल हो रहा है। तो क्या हम पत्थर के बने हैं? धुआं हमें नहीं लगता? तेरे जन्म होने से पहले इस घर का सब कुछ मैं करती थी, तब भी बीमार नहीं होती थी। तुझे ही क्यों रोज रोज कोई तकलीफ हो जाती है? चाची, गुस्सा मत कीजिए। कुसुम सच में ठीक नहीं लग रही है। मैं खाना अकेले बना लूंगी। मेरी छोटी बहन को आराम कर लेने दीजिए। अगली सुबह माधव अपनी बैलगाड़ी लेकर अपने काम पर निकल पड़ता है। राधा, तुम दोनों बहन अब बड़ी हो चुकी हो। अब मैं तुम दोनों का खर्च नहीं उठा सकती। तुम दोनों अब मेरी घर छोड़कर कहीं और चली जा। चाची, ऐसा मत कीजिए। मैं और कुसुम कहाँ जाएंगी? मैं नहीं जानती हूँ तुम दोनों कहाँ जाओगी, पर अब मेरे घर में तुम दोनों के लिए जगह नहीं है। सुनीता के ऐसी बात सुनकर दोनों बहन बहुत उदास हो जाती हैं और वहां से जंगल के रास्ते निकल जाती हैं। तभी जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा झोपड़ी का घर दिखाई दिया। दोनों बहन उसी घर में रहने लगी और जंगल की लकड़ियां से टोकरी बनाकर बेचती और अपना 2 वक्त की भोजन जुटा पाती थी। देख कुसुम, आज का टोकरिया बहुत भारी है। कल सुबह इसे बाजार ले जाकर बेचना पड़ेगा। आज खाना तो तुम्हें ही बनानी पड़ेगी। दीदी, तुम हमेशा मुझे ही चूल्हे पर भेज देती हो। कभी तुम भी बनाओ ना। मैं भी लकड़ी उठाकर आती हूँ। मुझे भी थकावट महसूस होती है। तुम्हें भी कभी कभी चूल्हे पर बैठना चाहिए। अरे पगली, तू छोटी है, इसीलिए तुझे काम सीखना है। चूल्हा, चौका, आटा, पानी सब समझना होगा, वरना बाद में क्या करेगी? मैं तो चाहती हूँ कि तू सब जान ले। हाँ दीदी, मैं समझती हूँ, पर कभी कभी ऐसा लगता है जैसे माँ हमारे साथ होती तो हमें इतनी मेहनत न करनी पड़ती। कितना अच्छा होता, माँ हंसते हुए रोटी परोसती और बाबू बाजार से लौटकर हमारे लिए ढेर सारी मिठाइयाँ लाते। तू फिर वही बातें ले आई। कुसुम, भगवान ने माँ बाप को हमसे छीन लिया और चाची भी हम दोनों को बेघर कर दी। ये जंगल हमारा साथी है। जब पेड़ों की पत्तियां सरसराती हैं तो मुझे बाबा की आवाज सी लगती है, और चूल्हे की आंच में धुआं उठे तो ऐसा लगता है जैसी अम्मा बगल में बैठी हो। हम अकेली नहीं हैं। दीदी, तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे डर कभी नहीं लगता। चाहे घर छोटा है, पर जब तुम साथ हो तो ये घर किसी राजमहल जैसा लगता है। दोनों बहनों ने देर रात तक बातें की। चूल्हे पर दाल पक रही थी और बाहर जंगल का सन्नाटा गहरा रहा था। छोटे से घर में उनकी हंसी और बहन का सच्चा रिश्ता एक अलग उजाला फैला था।
अगली सुबह राधा और कुसुम ने टोकरियों को सिर पर उठाया और गांव की ओर चल पड़े। रास्ता जंगल से होकर जाता था। पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट, झाड़ियों में कहीं ना कहीं जानवरों की हल्की आवाजें। जब वे गांव पहुंचे तो चौपाल की तरफ गए। चौपाल पर गांव के बड़े बुजुर्ग बैठे हुए थे। अरे राधा और कुसुम, आज फिर इतनी टोकरियां लेके आई हो। ये भारी टोकरियां तुम दोनों अकेले कैसे ढो लेती हो? और जंगल के रास्ते से गुजरते वक्त डर नहीं लगता क्या? जंगल में डर नहीं लगता काका। हमें भरोसा है कि भगवान हमारे साथ है और जंगल हमारे लिए माता पिता जैसा है। यही सहारा देता है। हमें पेड़ों से फल मिलते हैं, तालाब से पानी, और जो टोकरियां बिक जाती हैं उसी से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं। तुम दोनों का हाल देखकर अच्छा लगा, पर मैं और तुम्हारी काकी तुम दोनों की बहुत फिक्र करते हैं। दोनों बहनें टोकरियां बेचने बाजार गईं और शाम तक घर लौटीं। तभी अचानक आसमान काला होने लगा। बरसात का मौसम था। शाम होते होते तेज आंधी शुरू हो गई और देखते ही देखते बारिश की बूंदें टपकने लगीं। दीदी, मुझे ऐसा लगता है छप्पर टूट ही जाएगा। सुनो, तूफान में पेड़ों के हिलने की आवाज भी आ रही है। अब हम कहाँ रहेंगे? डर मत मेरी प्यारी बहन, भगवान सब देख रहे हैं। अगर घर टूट भी गया तो हम फिर से बनाएंगे। जब तक हम दोनों साथ हैं, कोई संकट हमें तोड़ नहीं सकता। बारिश और आंधी पूरी रात चलती रही। दीवारें गीली हुई पर छप्पर कुछ बचा रहा। बहनें रात को खाना खाकर एक दूसरे के पास बैठी रहीं। डर भी था पर एक दूसरे का हाथ थामकर पूरा रात बैठकर गुजार दिए। दीदी, मुझे डर लग रहा है। अगर दीवार गिर गई तो हम कहाँ जाएंगे? डर मत कुसुम, कठिनाइयाँ हमेशा नहीं रहती। ये रात भी कट जाएगी। सुबह सूरज निकलेगा और हम फिर माँ बाबूजी की यादों के साथ जिएंगे। देख, छप्पर बचा है, तूफान रुक गया है, थोड़ा बहुत बारिश है पर सब ठीक है। सुबह हरी काकी आई और घर की हालत देखकर खुश हुई। बेटियों, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हारा घर ठीक है। मुझे और तुम्हारे काका को तुम दोनों की बहुत चिंता हो रही थी कि पता नहीं ये सांगी और बारिश में पूरा रात तुमने कैसे गुजारी होगी। भगवान का शुक्र है तुम दोनों और तुम्हारा घर ठीक हैं। बारिश थम चुकी थी और खेतों में हरियाली लौट रही थी। गांव में मेले की तैयारी शुरू हुई। हर साल बरसात के बाद मेला होता था, पर खुशी के साथ चिंता भी थी। गांव के जमींदार रतनलाल और मुखिया धनीराम मिलकर गरीबों से जबरदस्ती चंदा वसूलते थे। एक सुबह राधा और कुसुम आंगन में अनाज सुखा रही थीं और चूल्हे पर दलिया रखी थी। तभी दूर से जमींदार और मुखिया आ पहुंचे। उसके साथ जमींदार का मंत्री भी साथ था। चेहरे पर घमंड और इतराहट स्पष्ट थी। ओ राधा कुसुम, हम आए हैं। झंडा मेला आने वाला है। हर घर से चंदा लिया जाएगा। गरीब अमीर सबको देना होगा। जमींदार बाबू, हम तो 2 अनाथ लड़कियां हैं, टोकरियां बेचकर गुजारा करते हैं। हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा कि चंदा दे पाएंगे? माफ कीजिएगा। बहाने मत सुना। झंडा मेला हमारी इज्जत है। अगर तुमने चंदा नहीं दिया तो कल तुम्हारा नाम चौपाल पर खराब कर दूंगा। सबको बता दूंगा कि तुम गांव के कामों में साथ नहीं देती। पिछली बार भी तुम्हें यही कहा था, पर उस बार तुम्हारी बात मान लिया गया था। लेकिन इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। जमींदार बाबू, गांव की इज्जत हमसे ज्यादा कौन समझेगा? हम भी गांव की ही बच्चियां हैं। आपने गरीबों से जो चंदा लिया है वो उनकी मेहनत का फल है। पेट भरने लायक अनाज जुटाने वाले से आप सोना चांदी की तरह चंदा क्यों मांगते हैं? ये अन्याय है। चुप रहे लड़की। मुखिया हूँ, मेरे को कोई ऐसे बोलता है क्या? तुम्हें कौन बचाएगा? गरीब को हमेशा चुप रहना चाहिए। मुखिया जी, हम आपकी इज्जत करते हैं, पर जबरदस्ती चंदा लेना सही नहीं। झंडा मेला सबकी खुशी के लिए होता है, किसी की ताकत दिखाने के लिए नहीं। हम मेले की सेवा कर देंगे, पर पैसे देना हमारे बस की बात नहीं है। आप खुद सोचिए, हम अनाथ लड़कियां कहाँ से उतना पैसा लाएंगे? ये सब बात सुनकर मुखिया और जमींदार गुस्से में तिल मिलाकर वहां से चले गए। सुबह का समय हुआ। राधा और कुसुम टोकरियां लेकर गांव में बेचने चल दिए। तभी गांव के चौपाल पर लोगों की भीड़ लगी थी। तभी दोनों बहन टोकरियां रखकर उस भीड़ में मुखिया और जमींदार के पास गईं और अपनी सारी परेशानियां गांव वालों को बताईं। सुनो मुखिया, तुम किसी से ऐसे डरा धमका के झंडा मेला का चंदा लेना पाप है।
अगर तुम ऐसा करते हो तो हम सब गांव वालों एक साथ हैं। मुखिया और जमींदार उस समय गांव वालों के सामने उन दोनों अनाथ बहनों को कुछ नहीं बोला और वहां से चला गया। राधा कुसुम भी अपने घर चली आईं। दीदी, मुझे डर लग रहा, पता नहीं अब मुखिया और जमींदार हम दोनों के बारे में क्या साजिश रच रहा होगा। कुसुम तुम डरो मत, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। रात होने वाला था। दोनों बहन खाना बनाकर खाईं और सो गईं। लेकिन मुखिया और जमींदार चैन से कहाँ बैठने वाले थे। उसी रात मुखिया और जमींदार राधा के झोपड़ी में आग लगाने के लिए मशाल लिए आए। दोनों अनाथ लड़की का जबान आज चौपाल पर बहुत चल रहा था। देखते हैं आज कौन बचाता है तुम्हारे घर जलने से। हाँ मुखिया जी, आज झोपड़ी के साथ साथ दोनों बहनों का भी काम तमाम कर देंगे। जैसे ही मुखिया ने झोपड़ी में आग लगाने गया तभी वहां पे हरी काका गांव वालों के साथ वहां आ गए और मुखिया का सारा प्लान चौपट कर दिए। अगली सुबह सारे गांव वालों ने मुखिया और जमींदार को पकड़कर राजा के दरबार में ले गया। राजा साहब, गांव के मुखिया और जमींदार ने कल रात गांव के 2 अनाथ बच्ची के झोपड़ी को जलाने की कोशिश की है। धनीराम, क्या ये लोग जो तुम्हारे बारे में बोल रहे हैं वो सच है? जी महाराज, हमसे गलती हो गया, मुझे माफ कीजिए। धनीराम, तुमने एक मुखिया होकर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? इसकी सजा तुम्हें मिलनी ही चाहिए। मंत्री, मुखिया और जमींदार को ले जाकर कारागार में डाल दिया जाए। मंत्री ने मुखिया और जमींदार को पकड़कर कारागार में डाल देते हैं और राधा कुसुम खुशी खुशी अपने गांव वालों के साथ रहने लगती।